अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, कुछ खसूसी रिपोर्ट्स लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहली खबर जो आपको बताएंगे वो बताएंगे दुनिया के अमीर तरीन खानदान कौन से हैं और दुनिया का सबसे घटिया खानदान कौन सा है, ये भी जानिएगा पहली रिपोर्ट में। और उसके बाद आपको ये बताएंगे जी कि ऑस्ट्रेलिया में जो वाकया हुआ वहां पे कुछ जो यहूदी एक त्यौहार पे हमला किया गया, उसके हवाले से कुछ अंदरूनी कहानी आई है और कुछ जिस बंदे ने लोगों को वहां बचाया उसके हवाले से कुछ बड़ी स्पेशल चीजें सामने आई हैं। वो जानिएगा क्या है, बहुत अच्छी स्टोरी है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान से अलग किया गया भारत से साजिश करके, तो उसके हवाले से एक ऐसी खबर आई है कि बांग्लादेश ने खुद ही मुंह तोड़ दिया है भारत का। और अब पता चलेगा भारत को कि जिस दिन ये पाकिस्तान के साथ हुआ था उसी दिन बांग्लादेश ने क्या जवाब दिया उसी भारत को। फिर आपको ये बताएंगे जी कि एक साबिक वजीर आला हैं, उनके हवाले से एक अफसोसनाक खबर आई है, वो बताएंगे। फिर एक रिमाइंडर होगा 16 दिसंबर के हवाले से, जो एक दिन पहले का एक वाकया था। एक चीज आपको बता दी थी, एक बहुत बड़ा वाकया और था जो आपको बताना था, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि जाफर एक्सप्रेस की तरह का एक वाकया और हो गया है, वो क्या हुआ है, बड़ा खतरनाक वाकया है, ये जानिएगा। फिर इमरान खान की बहनों का क्या हशर हुआ है, ये आपको बताएंगे। अडियाला और उसके सामने धरने के हवाले से तो आपको मालूम ही है। इसके बाद की डिटेल्स जो हैं और कुछ अंदरूनी कहानियां आपको आज जानने के लिए मिलेंगी। और आपको यह बताएंगे जी बिहार का वो वजीर आला जिसने नकाब खींचा था एक मुसलमान खातून का, उसका क्या हशर किया जा रहा है और उसके साथ पूरी दुनिया में समेत भारत के उसके साथ क्या हो रहा है, ये भी डिटेल स्टोरी है। तो सबसे पहली खबर आपको यह बताते हैं जी कि दुनिया के जो अमीर तरीन खानदान है वो कौन से हैं, लेकिन जो सबसे घटिया खानदान है वो इसी खबर के एंड पे मैं बताऊंगा। लेकिन अमीर खानदान चॉइस सब बताएं। अब मुझे पता है घटिया खानदान किसको कहोगे यार, वैसे खुद आखो भी करी है वैसे मोदी मोदी नहीं यार, ये रहती है उसका उसके बेचारे का खानदान पॉलिटिक्स में नहीं है, वो एक ही बंदा पॉलिटिक्स में है और खानदानी लिहाज से बिल्कुल डिफरेंट आदमी। मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ, देखो उसकी वालदा जो है ना वो बिल्कुल गुर्बत में रही और उसका जो एक दो भाई हैं, मेरा ख्याल है एक सरकारी मुलाजम है और वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं जा सका और कोई फायदा नहीं उठा सका। वो सरकारी मुलाजम रहा। एक और भाई है वो भी, तो वो लेकिन ये जो भी है ना, वैसे जो अच्छाई है उसको बयान करना चाहिए। उसकी पॉलिटिक्स है और जो उसकी बुराइयां हैं उसको हम कंडेम करते रहते हैं रोज और भी करेंगे। लेकिन मोदी की जो फैमिली से मामला है ना, वो अपने भाइयों को बिलियनर बना सकता था या अपने पूरे खानदान को। तो उसका जो खानदान है, सब जो मोदी है ना वो बजाते खुद एक खानदान है, उसी से शुरू होता है उसी पे खत्म हो जाता है। आगे बताइए। पहले तू मानेगा नहीं, जाहिर है कुदरती बात। ब्लूमबर्ग ने 4 बड़े खानदान जो है उनके बारे में बताया कि वो दुनिया के सबसे अमीर खानदान है और उनके पास बहुत पैसा है। 3 मुसलमान है उसके अंदर और एक जो है वो अमेरिकन है। ये बेसिकली जो अमेरिकन है ये वॉलमार्ट फैमिली है। वॉलमार्ट के बहुत बड़े स्टोर्स हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा जो रिटेल स्टोर्स हैं वो वॉलमार्ट के हैं और एक वॉलमार्ट के अंदर 1.5 लाख प्रोडक्ट्स होती हैं और इस हद तक। और ये कहा जाता है कि फ्लोरिडा जो एक स्टेट है वो इनकी जो सिर्फ पार्किंग है, सिर्फ आप उनको पार्किंग को इकट्ठा कर लो जो वॉलमार्ट की है, तो वो फ्लोरिडा स्टेट का जो रकबा है उससे ज्यादा हो जाएगा। अच्छा। और ये कहा जाता है कि अगर इनके जो एम्प्लॉइज हैं उनको अगर यूनिफॉर्म पहना दी जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी फौज होगी। 23 लाख इनके एम्प्लॉइज हैं। अच्छा। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और जो सेम वाल्टन जिसने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उसने 20 साल के अंदर इसको खड़ा कर दिया था, 20 साल में। और उसकी जो बचपन था वो बड़ा अजीब सा गुजरा। वो दूध बेचता था, वो अखबार फेंकता था, वो लोगों के गार्डन साफ करता था, घास साफ करता था। इस किस्म की जॉब से उसने स्टार्ट किया था। फिर उसने शादी की और फिर उसने $20,000 अपने ससुर से लिया, $5,000 उसने छोटी छोटी जॉब्स करके उसने हासिल किया। और उसके बाद फिर उसने वॉलमार्ट बनाया पहला, और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर $70,000 तक जब उसकी इनकम पहुंची तो बड़ा खुश हुआ। फिर उसने एक दूसरा वॉलमार्ट बनाया, लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने इसका हाथ पकड़ लिया, फिर इसने कमाल ही कर दिया। तो दुनिया के अंदर जो रिटेल्स का और जो सेल्स के जो बड़े मॉड्यूल हैं वो मैक्सिमम जो है वॉलमार्ट के बनाए हुए हैं। जैसे ये होता है ना कि आपका जो कैश बॉक्स होता है जिसके अंदर अलग अलग नोट रखे होते हैं, जो रसीदें निकलती हैं वो है, जो डिलीवरी सिस्टम है और जो इन्वेंट्रीज हैं, ये सारे के सारे वॉलमार्ट के बने हुए हैं जो पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। इनका बिजनेस जो है इस कदर मजेदार है कि ये चाइना से प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना इंपोर्ट करते हैं सारे। तो वहां पे जो फैक्ट्रीज हैं, मतलब 1.5 लाख प्रोडक्ट की 1.5 लाख फैक्ट्रीज हैं वहां पे, जिनके साथ डायरेक्ट इनका एक लाइजन है। और वो जो फैक्ट्रीज हैं वो कनेक्टेड हैं इनकी शेल्फों के साथ। तो शेल्फ के अंदर अगर एक प्रोडक्ट है वो कम होती जा रही है तो वहां पर रजिस्टर्ड होता जाता है कि इतने स्टोर्स हैं जिनके अंदर ये प्रोडक्ट कम हो रही है और इस वक्त तक हमने इसको डिलीवर करना है। वो कंपनी सप्लाई में, वो कंपनी उसमें सप्लाई में आ जाती है। और उसके बाद फिर उसका 45 डेज का है वो एक सर्कल है जिसके बाद ऑटोमेटिक पेमेंट जो बैंकों से उनको मिल जाती है। तो वो जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल इससे साइड पे है कि प्रोडक्शन हो रही है नहीं हो रही, पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, पेमेंट हो रही है नहीं हो रही, इस कदर ऑटोमेशन सिस्टम है। और सैम वाल्टन के बारे में कहते थे कि जब वो बूढ़ा हो गया था ना, जब उसने ये सारी एम्पायर खड़ी कर दी, तो उसके बारे में ये था कि अगर रोज वो अपने अपने एक दफ्तर या अपने एक स्टोर के ऊपर अगर विजिट करेगा और उसके बाद सब स्टोर्स को विजिट करके जब वापस आएगा तो 37 साल चाहिए थे उसको। अच्छा। और इतनी बड़ी एम्पायर उस बंदे ने सिर्फ एक जिंदगी के अंदर खड़ी कर दी, वो सैम वाल्टन ने। वो क्या बात है, क्या उस बंदे की। उसका जो एक कोटेशन है मैं आपके सामने रखता जाता हूँ। लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट कैसी करनी चाहिए, तो ये वो बंदा है जिसने हमेशा अपने ही सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। तो इसकी एक कोटेशन बड़ी मशहूर है, वो कहता है ऑलवेज री इन्वेस्ट इन योर ओन बिजनेस।
कि आप अपने कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि जब आप अपने कारोबार के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते तो फिर इसका मतलब ये आपको अपने बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं है। तो जब आपको अपने बिजनेस पे ट्रस्ट ही नहीं है तो बिजनेस आपको कमा के कैसे देगा? तो इससे हमेशा पैसा जो है ना दोबारा वॉलमार्ट के अंदर ही लगा है, ये उसका कमाल है। तो ये फैमिली है, और इसने अगर इसको फैमिली को इकट्ठा कर लिया जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत इस फैमिली के अंदर है, क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट संभाले हुए इस फैमिली ने, और अगर डिवाइड करेंगे तो फिर ये चौथे पांचवें नंबर पे आते हैं। लेकिन इन सब की दौलत अगर इकट्ठी कर ली जाए वाल्टन फैमिली की तो वो है 513.4 बिलियन डॉलर्स। ये उसके मालिक हैं, ये फैमिली जो इनके अकाउंट्स में पड़ी हुई है पैसे। ठीक है। और ये 1 मिनट के अंदर $2 मिलियन जो होता है ना, ये कमाते हैं 1 मिनट के अंदर $2 मिलियन। यानी इतनी बड़ी एम्पायर है, इतना बड़ा काम करती है ये जो सैम वाल्टन फैमिली है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो है ना वो अबू धाबी के अल निहान फैमिली है, और उसके पास 335.9 बिलियन डॉलर है। फिर सऊदी अरब की आले सऊद फैमिली है, उसके पास 213.6 बिलियन डॉलर है। फिर कतर की अल सानी फैमिली है, ये कतरी फैमिली वही है जिन्होंने खत दिया था मियां नवाज शरीफ साहब को, और मियां नवाज शरीफ फैमिली के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये जो फ्लैट्स है ना जिनका जिक्र किया था बहुत ज्यादा पनामा लीक्स में आया, तो वो फ्लैट्स भी इन्होंने बनाए हुए हैं और इन्हीं से खरीदे गए थे वो फ्लैट। ओके। और उसमें इन फैमिली के पास जो है 199.5 अरब डॉलर है। और एक सैफुर रहमान साहब होते थे, उनका इन फैमिली के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था। उस सैफुर रहमान साहब ने इनका राब्ता करवाया था अलसानी फैमिली के साथ। तो वो आज भी सैफुर रहमान साहब जो है ना इन फैमिली के साथ बड़े वेल कनेक्टेड है, और उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को और मियां शरीफ साहब को इनके साथ कनेक्ट किया था। तो ये जो है ना ये इसमें 3 मुसलमान हैं और एक जो है वो वाल्टन है, सैम वाल्टन फैमिली है, और वो अमेरिकन हैं। तो इनके पास जो मजमूई दौलत है आप ये समझ लें कि आधी दुनिया जो है उसका बजट के बराबर है। यानी सारे मुल्कों को अगर मिला लिया जाए आधी दुनिया के, तो उसके टोटल बजट के मुताबिक पाकिस्तान का जो टोटल बजट होता है ना 65 बिलियन डॉलर होता है, 65 बिलियन डॉलर। जॉय साहब, मैं यही देख रहा था बहुत से मुल्कों के फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज जो है इनके एक हिस्से में नहीं आते। एक हिस्से में पाकिस्तान के 21 बिलियन डॉलर है, टोटल 20 बिलियन डॉलर, और यहाँ पे 513 213, मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। हिसाब ही नहीं है। बिल्कुल सही। बस ये होता है। यही अच्छा, होता बड़े है। मजे की बात आपको जी, बताऊं, जी। इन तीनों फैमिलीज के सऊदी फैमिलीज है, अबू धाबी अल निहान फैमिली है और आले सानी फैमिली है, इन सब की जो दौलत है ना वो वेस्टर्न वर्ल्ड में लगी हुई है। अच्छा। इनके पास नहीं है। ये भी है कि इनके ऐसा नहीं है कि कतरी फैमिली की दौलत कतर में हो, सऊदी फैमिली की दौलत सऊदी अरब में हो, अबू धाबी अल निहान फैमिली की दौलत अबू धाबी, ना ना ना, ये लंदन 3 बड़े शहर हैं जिनके अंदर इनकी मैक्सिमम दौलत इन्वेस्ट हुई हुई है। लंदन है, पेरिस है और न्यूयॉर्क है। तो अगर इन शहरों को कुछ हो जाए तो ये सब हमारी तरह हो जाए। ठीक है, चलें, ठीक है जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी में। नेक्स्ट स्टोरी जी, मुसलमानों के हवाले से 2 मुसलमान ऐसे जिन्होंने इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम किया, और एक मुसलमान ऐसा कि जिसने, मैं कहता हूँ, पूरे आलम में इस्लाम की इज्जत बचाई, जिसका नाम अहमद है। तो दोनों स्टोरियाँ आपको डिटेल से बताते हैं कि एक तो ये प्लानर्स जो थे दोनों बाप बेटा, इन्होंने किया क्या था, किस तरह से प्लान किया, एग्जीक्यूट किस तरह से किया, और दूसरा कि अहमद के साथ अब इस वक्त क्या हो रहा है, ये डिटेल जान। अब साजिद अकरम और नवीद अकरम जो दोनों ज़ाहिर बाप बेटा थे, और इन्होंने इस ऑपरेशन को इतना खुफिया रखा था कि जो इटालियन बीवी है साजिद अकरम की और नवीद अकरम की माँ है, उसको अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये क्या प्लान कर रहे हैं। और इन्होंने थोड़े अपने घर से दूर एक जगह किराए पे ली हुई थी जहाँ पे मैक्सिमम अपना असला वगैरह रखते थे, बाकी चीज़ें रखते थे, और वहीं पे जाके बात भी करते थे एक दूसरे के साथ, प्लान भी वहीं पे बैठ के करते थे, घर पे बात भी नहीं करते थे ये। फिर इन्होंने अपनी बीवी को साजिद अकरम ने ये बताया कि हम फिशिंग टूर्स पे जा रहे हैं और ये मछलियाँ पकड़ने के लिए अक्सर जाते रहते थे मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो उसकी बीवी ये समझी कि ठीक है दोनों बाप बेटा जा रहे हैं और फिशिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो मुतमईन होगी क्योंकि उन्होंने फिशिंग रॉड्स और बाकी सारी चीज़ें ली। फिर ये गए और फिर उस घर में जाके जहाँ इन्होंने किराए पे लिया हुआ था एक, वहाँ पे जाके इन्होंने अपनी चीज़ें चेंज की और वहाँ से असला उठाया और बाकी अपनी गाड़ी, और उसके बाद फिर आके इन्होंने ये एक औरत का इंटरव्यू ऊपर चल रहा है बेचारी का, जो जिसने देखा कि असला लेके आ रहे हैं, उसने कहा कि जी पहले ये जब इन्होंने कुछ चीज़ निकाली गन से तो मैं समझी शायद कोई ये बिसाखियाँ हैं, इसकी टांग को कोई मसला है। लेकिन फिर जब इन्होंने बंदूकें उठा ली और फिर ये आए तो मुझे महसूस हुआ कि ये तो काम ख़राब है। फिर मैंने लोगों को बताया कि अटैक होने लगा, भाग जाओ, लेकिन लोगों ने इस बात